इन्हेलर वैसे ही टैबलेट से कम 20-25 गुना कम दवा है, उसमें से भी 80% दवा हवा में चली गई और उसमें से फाइनली बहुत ही छोटी परसेंटेज दवा लंग्स में गई, तो इसका साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है? तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है जिनको हम ये टैबलेट्स और सिरप फॉर्म में दिया करते थे आज से 10-15 साल पहले, तो उन बच्चों के हार्ट रेट्स बढ़ जाते थे ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना। एक साइड इफ़ेक्ट है इस दवा का। नंबर 2, हल्का सा कंपन होने लगता था, ट्रेमर्स होने लगते थे, अगेन ए साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, जो कि हमें इनहेलर थेरेपी से देखने को नहीं मिलता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज एक बार फिर बात हम अस्थमा पर करने जा रहे हैं। अस्थमा से रिलेटेड एक वीडियो में तमाम आपके सवाल हैं और बहुत सारे संशय हैं जिनका समाधान जानने की कोशिश करेंगे। और आज बात हम इस पर करेंगे कि अस्थमा में मेडिसिन देनी चाहिए, सिरप देनी चाहिए या इन्हेलर थेरेपी ज़्यादा कारगर होती है। डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, सीनियर पीडियाट्रिशियन, एक बार फिर हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो अस्थमा से रिलेटेड आप ही के साथ वीडियो बनाया, लोगों के लिए मददगार वो साबित हो रहा है। बहुत सारे कमेंट्स उसमें आ रहे हैं जो आपको शुक्रिया कर रहे हैं। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि उनको हेल्प हुई है। सो मुझे लगता है कि वो उस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो हमारा सफल रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल है, कन्फ्यूजन हो रहा है। अस्थमा से रिलेटेड आपने कहा था कि ओरल मेडिसिन या सिरप की जगह आप इन्हेलर यूज़ करें, लेकिन इन्हेलर को लेके बहुत अभी भी हिचकिचाहट है। पेरेंट्स को ये लगता है कि दवाई शायद जल्दी असर करेगी, इन्हेलर देर से असर करेगा। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि हमने अस्थमा का जो पहला वाला प्रोग्राम किया था उससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। अब मेरे लिए इतना आसान है मरीज़ों को बताना, क्योंकि 5 से 10 मिनट का समय जो मैं मरीज़ को दे पाता हूँ उसमें मैं सारी उनको साइंस अस्थमा के बारे में नहीं बता पाता। मेरे लिए अब आसान हो गया कि मैं उनको कहता हूँ कि काइंडली सब वीडियो को देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरी चीज़, जो काम 20 साल में हम नहीं कर पाए वर्बल 1:1 टॉक से, वो इस प्रोग्राम ने, इस एपिसोड ने कर दिया जी। ये है पावर ऑफ डिजिटल मीडिया जी। इसीलिए हम आज बैठे हैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कि इतनी हिचकिचाहट, इतना ऑब्जेक्शन, इतना रेजिस्टेंस क्यों है टू इन्हेलर थेरेपी। इन्हेलर थेरेपी अगर देखा जाए, कोई अगर इंसान रैशनल तरीके से सोचे तो सांस की तकलीफ़ है और जो हवा हम ले रहे हैं वो हम सीधी लंग्स में डाल रहे हैं। मेक सेंस, ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। बट देन जब तक हम इस चीज़ को पॉपुलराइज नहीं करेंगे, जब तक पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, तब तक उनके मन में ये सवाल ज़रूर रहेंगे कि इतने सदियों से हम सिरप्स और टैबलेट्स ले रहे हैं, क्यों ना हम वो लें, इट्स सो ईजी। उसके लिए हमें इस किस्म के डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, इनको चलाना सीखना पड़ेगा हमें। क्यों ना सिंपल एक गोली दे दें, ठीक है। बट साइंस आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, नई नई चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक्स के लिए पहले हम 8 हफ्ते का रेस्ट देते थे और कुछ दवाइयाँ दी जाती थी। उसके बाद में बाईपास सर्जरी आई जिसमें 8 हफ्ते इंसान सर्जरी के बाद बेड पे लेट जाता था, मेजर सर्जरी होती थी, रिस्क रहता था। उसके बाद में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आ गई कि आज कराई, अगले दिन सुबह आप काम करिए। साइंस ने प्रोग्रेस ही किया है और सेफ ही बनी है चीज़ें। उसी तरह से इन्हेलर थेरेपी है। इन्हेलर थेरेपी को आए हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। 50 साल, आधी सेंचुरी। और उसमें भी अगर हम लोगों को इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ा पाए कि भाई ये सेफ़ है, आपके लिए ये ज़्यादा सेफ़ है। सिंपल तरीके से समझाने के लिए, जब हम दवा टैबलेट्स और सिरप फॉर्म में देते हैं तो वो मिलीग्राम्स में होती है, और जब हम दवा नेबुलाइज़र और इन्हेलर के ज़रिए देते हैं तो भी वो मिलीग्राम और माइक्रोग्राम्स में होती है, पर एक वो सीधी लंग्स में जा रही है। प्लस जितनी दवा एक रेस्प्यूल नेबुलाइज़र के या एक पफ इन्हेलर में होती है, उसमें से 80% दवा हवा में चली जाती है, 20% अंदर जाती है, उसमें से कुछ दवा मुंह में लग जाती है, और फाइनली 5 से लेके
13-14% दवा लंग्स में पहुंचती है। तो इन्हेलर वैसे ही टैबलेट से कम 20-25 गुना कम दवा है, उसमें से भी 80% दवा हवा में चली गई और उसमें से फाइनली बहुत ही छोटी परसेंटेज दवा लंग्स में गई। तो इसका साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है? कैसे इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे और टैबलेट्स के कम होंगे? पर क्या ये वजह तो नहीं कि लोग इसलिए मेडिसिन ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं कि इसमें कम दवाई पहुंच रही है और वो जल्दी फ़ायदा नहीं देगी? ऐसा तो नहीं लोगों के जहन में हो? टैबलेट्स और सिरप्स की एक प्रॉब्लम है कि एक तो दवा हम इतने गुना ज़्यादा देते हैं, वो दवा पेट से पहले ब्लड में जाती है और ब्लड से शरीर के हर अंग पर उसका असर होगा। तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है जिनको हम ये टैबलेट्स और सिरप फॉर्म में दिया करते थे आज से 10-15 साल पहले, तो उन बच्चों के हार्ट रेट्स बढ़ जाते थे ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना। एक साइड इफ़ेक्ट है इस दवा का। नंबर 2, हल्का सा कंपन होने लगता था, ट्रेमर्स होने लगते थे, अगेन ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, जो कि हमें इन्हेलर थेरेपी से देखने को नहीं मिलता है। इन्हेलर थेरेपी इतने थोड़े से परसेंटेज में लंग्स में जाके लंग्स में असर किया, दवा बाहर, बहुत कम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता था जिसकी वजह से कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये बात लोगों को समझ लेनी है कि जो दवा हमारी सीधी लंग्स में जा रही है इतने छोटी सी मात्रा में, उसका असर हमेशा सिरप टैबलेट से ज़्यादा अच्छा होगा। और जो बच्चे इस थेरेपी पे हैं उनको डॉक्टर के पास कई महीनों तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अदरवाइज़ सिरप और टैबलेट्स के लिए तो आना ही पड़ेगा आपको, ये पता करने के लिए कि ये खांसी या ये सांस की तकलीफ़ किस कारण से है। इन्हेलर्स एब्सोल्युटली सेफ़ हैं अंडर सुपरविजन अगर लिए जाएं, और डेफिनेटली टैबलेट और सिरप से सुपीरियर फॉर्म ऑफ थेरेपी माने जाएंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कुछ सवाल जो लोग लिख रहे हैं आपकी पहले की अस्थमा की वीडियो में, दर्शकों से गुजारिश है वो वीडियो पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिनमें आपके सवाल भी एक वीडियो में लिए गए हैं। तो कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि वही ज़िंदगी भर लत लग जाएगी, इन्हेलर ही लेना पड़ेगा, शायद ये भी डर है। हमेशा ये सवाल तो हर पेरेंट हमें करता है और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है उनको ये समझाने के लिए कि ये कोई नशा नहीं है जिसकी लत लग जाए, और इससे कोई भी हैबिट फॉर्मिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दवा सिर्फ लंग्स में काम करती है, ये दवा ब्रेन पे काम नहीं कर रही है, ये नशा नहीं है। तो हैबिट फॉर्मिंग कैसे होगी? बेसिकली बच्चे को सांस की तकलीफ़ है, बच्चे को आराम देना है, आप सिर्फ टैबलेट से दो या इन्हेलर नेबुलाइज़र से दो, आप वही करेंगे जो बच्चे के लिए सेफ़ है। तो कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है एंड कई गुना सेफ़ है टैबलेट और सिरप्स के बनस्पत। और असर भी जैसे आपने कहा कि इन्हेलर ज़्यादा अच्छे से असर करेगा। बिल्कुल। वक्त क्या कौन ज़्यादा लेता है? दवाइयों मेडिसिन से जल्दी बच्चा ठीक होता है या इन्हेलर से? टैबलेट और सिरप फॉर्म की मेन जो प्रॉब्लम है उसको हम लंबे टाइम तक, महीनों तक, सालों तक नहीं दे सकते। उनका असर कुछ दिनों तक ही रहेगा, उसके बाद में उनका असर ख़त्म हो जाएगा। किसी बच्चे को अस्थमा का अटैक हो, अगर मैं उसको टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये दवा दूं, उसको कई मिनटों से कई घंटे लगेंगे असर होने में, जबकि इन्हेलर्स का असर कहा जाता है 3 to 5 मिनट्स में हो जाता है। तो फास्टर एक्शन, कम दवा जा रही है और बेटर रिलीफ। प्लस अगर हमने किसी बच्चे को, एक बात दूसरी दर्शक समझ लें कि अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक लंबी चलने वाली तकलीफ़ है, और वो एक किस्म का रिस्पॉन्स है किसी इंसान के लंग्स का, एयर पैसेज का टू समथिंग इन द एयर। दैट मीन्स हमारे आसपास वातावरण में कुछ हवा में ऐसा है जिसको कि वो इंसान रिएक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ खांसी या सांस की तकलीफ़। और जब जब इस इंसान का ऐसी हवा को एक्सपोजर होगा उसको ये सिम्टम्स होंगे ही होंगे। छोटे बच्चे, क्योंकि उनके एयर पैसेज छोटे होते हैं, उनकी तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 साल की उम्र तक 50% बच्चों को पहला एपिसोड वीजिंग का, वीजिंग मतलब शाएं शाएं की आवाज़, शाएं शाएं सांस लेते वक्त जो आवाज़ आती है,
जो कि दर्शाता है कि बच्चे का एयर पैसेज, जो सांस की नली है, वो सिकुड़ गई है। 50% बच्चे इस दुनिया के एक एपिसोड से गुजर चुके होते हैं 2 साल की उम्र तक, क्योंकि उनका एयर पैसेज नेचुरली भी बड़ा छोटा होता है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको कि वो एक्सपोज होते ही वीजिंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक ये क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबी चलने वाली बीमारी है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा इलाज इजाद करना पड़ेगा जो कि सेफ़ हो। और इनहेलर्स से ज़्यादा सेफ इलाज इस बीमारी के लिए अब तक नहीं आया है। जो लोगों को समझना है, एक्सेप्ट करना है, तभी वो इस फॉर्म ऑफ थेरेपी का रिलीफ देख पाएंगे। अब इनहेलर और नेबुलाइज़र पर आते हैं। इन दोनों में क्या ये दोनों एक ही चीज़ है और इन दोनों में क्या बेटर है? रेस्पिरेटर थेरेपी या इनहेलेशन थेरेपी, सदियों पहले इनहेलेशन थेरेपी होती थी स्टीम से, कि लोग पानी में नीम के पत्ते या कोई भी काढ़ा डाल दिया और कहा जाता था कि आप उसकी भाप लीजिए, विक्स की भाप लीजिए, कैम्फर उसकी भाप लीजिए। इनहेलर थेरेपी, फर्स्ट इनहेलर थेरेपी सदियों पहले ये होती थी। उसके बाद में लोगों ने कहा कि कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं इनहेलर के फॉर्म में, तो कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक्स भी दिए इनहेलर के फॉर्म में जब लंग्स के इन्फेक्शन होते थे। उसके बाद में कुछ दवाइयाँ ऐसी आई जो कि फंगल इन्फेक्शन, लंग्स के फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। उसके बाद में कुछ दवाइयाँ आई जो कि रेस्पिरेटरी पैसेज को चौड़ा करती हैं जब अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है। इसमें रिफाइनमेंट्स हुए। पहले यही दवा हम आज से करीब 30 साल पहले पीजीआई में यही दवा हम ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन के थ्रू हम ये दिया करते थे। उसके बाद में डिवाइसेस आ गए जो कि मोटर से, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इनमें दवा डाल दी जाती है और इंसान अपने चेहरे पे लगा के और लंबे लंबे सांस लेके इस दवा को अपने शरीर के अंदर लेता है। इसे नेबुलाइज़र कहा जाता है। नेबुलाइज़र के कुछ टाइम बाद आए इनहेलर्स, जो कि ये हैं इनहेलर्स। इनहेलर्स को देने के लिए ये डिवाइस है जिसे कि हम जो है स्पेसर कहते हैं। देखा जाए इन दोनों का तरीका सेम है, पर सिर्फ इसमें एक ही बारी में बहुत थोड़ी सी मात्रा में ड्रग पहले स्पेसर में जाता है और देन स्पेसर के ज़रिए बच्चा इसको अंदर लेता है। तो नेबुलाइज़र का रिफाइनमेंट होम यूज़ के लिए जो आया वो जो है उसको हम इनहेलर कहते हैं जी। उसके बाद में क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा डिवाइस है, इसको कई बार कैरी करने में दिक्कत आ सकती है, तो एक फिर तीसरा डिवाइस बनाया गया जिसे कि ड्राई पाउडर इनहेलर कहा जाता है, जो कि इतना छोटा है कि बच्चा या कोई एडल्ट अपने पॉकेट में ले जा सकता है। सारों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा दवा की है, पाउडर फॉर्म में या एरोसोल फॉर्म में, जिसको कि इंसान अपने सांस के ज़रिए लंग्स तक अंदर ले जाता है। मात्रा बहुत कम है, डिलीवरी पूरी लंग्स में हो रही है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, तीनों के तीनों हम इनको रेस्पिरेटर थेरेपी या इनहेलर थेरेपी बोलते हैं। पर सबसे पॉपुलर जो आप देखेंगे कि केमिस्ट की शॉप पर भी बाहर कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट्स ले रहे हैं, वो नेबुलाइज़र थेरेपी है। बट मैं दर्शकों को ये बता दूं कि एज डॉक्टर्स हम नेबुलाइज़र थेरेपी को इन एमरजेंसी यूज़ करते, कि जैसे बच्चा आया, उसे इतनी सांस की तकलीफ़ है कि वो इनहेलर से अपने सांस को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा। जब हम उसको बोलेंगे लंबे लंबे सांस लो, वो नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में हम नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं 1, 2, 3, 4, 12 घंटे, 24 घंटे के लिए। उसके बाद में हम उस बच्चे को इनहेलर पे डाल देते हैं, जो कि वो आराम से घर पर ले सकता है। नेबुलाइज़र को देने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, उसमें दवा की मात्रा भी कम से कम 6 से 8 गुना ज़्यादा जा रही होती है शरीर में। पर इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत होती है, तो सारे अस्पतालों में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में नेबुलाइज़र का इस्तेमाल होता है, जबकि होम थेरेपी के लिए हम हमेशा इनहेलर थेरेपी ही पेरेंट्स को बताते हैं, या ड्राई पाउडर इनहेलर। तो ये दो डिफरेंस हैं। नेबुलाइज़र इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि कुछ पेरेंट्स नेबुलाइज़र ख़रीद लेते हैं, अपने घर पे रखते हैं, और जब भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है
तो वो उस डिवाइस को देना शुरू कर देते हैं। उन पेरेंट्स के लिए ये गुजारिश है कि अगर बच्चा कंफर्टेबल है, उसे सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, तो घर पर इन्हेलर ही दिया जाए, इन्हेलर पे ही रखा जाए, सेफ़र है, दवा की मात्रा कम जा रही है उसमें। यानी कि न्यूबिलाइजर की जगह इन्हेलर रेगुलर क्योंकि यूज़ करना है, लंबे समय तक करना है, तो वही सेफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इन्हेलर से रिलेटेड, नेबुलाइजर से रिलेटेड अगर आप कुछ कन्वे, कुछ मैसेज देना चाहें। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है जो सालों से मैं दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25 साल से, कि आप इन्हेलर थेरेपी, रेस्पिरेटर थेरेपी की साइंस समझने की कोशिश करें। और ये मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये सिरप्स और टैबलेट्स और इंजेक्शन फॉर्म से कहीं ज़्यादा सेफ़ हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे को इन्हेलर थेरेपी एडवाइस की है तो इन्हेलर थेरेपी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चलती है, उसे देना है। अगर आप इसे बार बार बंद करने की या अप डाउन करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे के सिम्टम्स में भी अप डाउन फ़र्क होगा और आपको लगेगा कि बच्चे को असर तो हो नहीं रहा। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को आपके डॉक्टर ने इन्हेलर थेरेपी पे डाला है तो आप रेगुलर बेसिस पे उसे दीजिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाइए, एंड बच्चा इतना कंफर्टेबल रहेगा कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, खेलना, भागना, दौड़ना सब कुछ कंटिन्यू कर पाएगा और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो ग्रो होगा, एक नॉर्मल एडल्ट बनेगा। फाइनल बात, अगर हम चाहते हैं कि इन्हेलर थेरेपी और नेबुलाइज़र थेरेपी से बच्चे का क्योर हो या डिज़ीज़ कंट्रोल में हो, तो यही हमारे पास में फाइनल जवाब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस बीमारी से उबरे तो यही आपका फाइनल जो है फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा। एंड स्टिक टू दिस थेरेपी, ये सेफ़ है। कई बच्चे कई सालों तक, कई हफ्तों तक इन्हेलर लेते हैं और उसके कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। आपको महीनों तक डॉक्टर्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें मेडिसिन डालते हैं वो आपको ज़रूर एडवाइस से लेनी चाहिए, डॉक्टर की क्योंकि उसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स, अलग अलग फॉर्म ऑफ मेडिसिन होती हैं। किस मेडिसिन का क्या रोल है वो आपको समझ लेना है और उसी के मुताबिक आपने दवा आगे देनी। और जो पेरेंट्स, मैं एक बार फिर, हालांकि 2 एपिसोड हम बना चुके, फिर सवाल पूछ रहे कि क्या हमारे बच्चे को अस्थमा कभी ठीक हो पाएगा? तो छोटे बच्चों का एयर पैसेज सिकुड़ा हुआ होता है और नैरो होता है तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये प्रॉब्लम बेटर होती जाती है। और कहा जाता है कि 12 से 13 साल की उम्र तक 70 से 80% बच्चे डिज़ीज़ फ्री हो जाते हैं। पर अगर डिज़ीज़ फ्री करना है तो एक रेगुलर थेरेपी लेनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को बार बार आधा अधूरा ट्रीटमेंट देंगे और इन्हेलर थेरेपी से कतराएंगे तो फिर ये पक्की बात है कि ये बच्चा उन 30% में होगा जो कि इस बीमारी से जूझते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो अगर हमें क्योर चाहिए तो हमें एक ट्रीटमेंट फॉलो करना है। एस्थमा एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ के लिए लंबा इलाज देना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये आपको सांत्वना दे सकता हूँ कि इलाज बिल्कुल सेफ़ है और आपका बच्चा इस बीमारी से उबर के बाहर आ सकता है। थैंक यू सो मच।